आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिलोजिज्म। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। देखो, सिलोजिज्म जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब आप ग्रेजुएशन के बाद कोई एंट्रेंस दोगे गवर्नमेंट जॉब का या आगे हायर स्टडीज़ का, तो उसमें बहुत पूछा जाता है। जामिया एंट्रेंस में तो इतने नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बेसिक हम आज डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है सिलोजिज्म। देखो, सिलोजिज्म का मतलब होता है कि हम कोई इन्फ्रेंस या डिडक्शन, मतलब हम को इन्फर करते हैं, कुछ डिडक्ट करते हैं। कहाँ पर? जहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन होते हैं, स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन दिया होता है, सेट ऑफ कंक्लूजन गिवन होता है। तो ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन वैलिड है, कौन सा नहीं वैलिड है, कौन सा फॉलो करता है कंक्लूजन, कौन सा फॉलो नहीं करता। जैसे तुमने देखे होंगे क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि स्टेटमेंट गिवन है, ऑल कैट्स आर बैट्स, मान लो इस तरीके से, ऑल कैट्स आर बैट्स। दूसरा दे रखा है हमें, ऑल बैट्स आर टेबल, ऑल बैट्स आर टेबल्स। ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन भी मान लो हमें दो दे रखे हैं कि सम टेबल्स आर बैट्स। सेकंड दे रखा है हमें, नो कैट इज अ टेबल। तो ये पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट देंगे कि दो स्टेटमेंट है, वन और टू, इसके बेस पर हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं कि कंक्लूजन वन इज ट्रू, या कंक्लूजन टू इज ट्रू, या आइदर वन और टू इज ट्रू, या फिर नन इज ट्रू, दोनों में से कोई सा भी ट्रू नहीं। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये इस तरीके से बनते हैं हमारे सिलोजिज्म पे। तो अब इसे करने का क्या तरीका है, देखो ये हम समझेंगे। इसको हम करने के दो तरीके होते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं। एक तो जो कल हमने पढ़ा था, वेन डायग्राम। हम किससे कर सकते हैं? वेन डायग्राम से कर सकते हैं। सेकंड कहलाता है आईई मेथड, यानी इनकम एक्सपेंस मेथड। तो दो मेथड होते हैं सिलोजिज्म में चेक करने के। लेकिन ये मेथड अप्लाई करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होती। तो वो हम बेसिक चीज़ें स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हमें समझना है पहले। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो है टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। जैसे स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा होता है, ऑल लिखा होता है, नो लिखा होता है, सम लिखा होता है, एवरी, इस तरीके से होते हैं। ये क्वांटिफायर कहलाते हैं, मतलब क्वांटिफाई कर रहे हैं ये चीजों को। तो इसमें से देखो ऑल और एवरी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट्स में, जितनी भी चीजें हैं वो सारी हम काउंट कर रहे हैं। ऑल और एवरी का मतलब सेम है। सेकंड, नो या नन। और थर्ड कैटेगरी किसकी होती है? सम या फ्यू। तो ये क्वांटिफायर कहलाते हैं। हर स्टेटमेंट के अंदर ये यूज होंगे, ऑल, एवरी, नो, नन, सम, फ्यू। ये कहलाते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल क्वांटिफायर
ये कहलाते हैं पर्टिकुलर। ठीक, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और पर्टिकुलर। यूनिवर्सल मतलब रिप्रेजेंट ऑल, जैसे ऑल लिखा था कि ऑल बैट्स आर कैट्स, तो इसका मतलब जितने भी बैट हैं उसमें सारे के सारे बैट्स के लिए वो ट्रू है स्टेटमेंट कि ऑल बैट्स आर कैट्स। इट मींस ईच एंड एवरी बैट इज अ कैट। इसी तरीके से अगर नो होता है तो नो भी क्या करता है, सबको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कहूँ नो ए इज बी, इसका मतलब ईच एंड एवरी ए, जितने भी ए हैं उनमें से कोई भी बी नहीं है। तो हम इसको याद रखते हैं कैसा, एज अ यूनिवर्सल, मतलब सबके लिए ट्रू है। सम और फ्यू क्या होते हैं, पर्टिकुलर, मतलब कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते। तो ये तो सिंपल है, बेसिक क्वांटिफायर। तो ये तो नॉर्मल जो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं उसी हिसाब से। ऑल और एवरी मतलब सबके लिए ट्रू है, नो और नन भी सबके लिए ट्रू है, सम और फ्यू कुछ के लिए ट्रू हो सकता है, कुछ के लिए नहीं हो सकता। लेकिन जब हम लॉजिक में इसको यूज करते हैं तो देखो इसमें कितने टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट बनते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट है, मान लो ऑल एज आर बीज। ए और बी मतलब मैं जनरल लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑल एक्टर आर क्रिकेटर्स, ऑल बैट्स आर कैट्स, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऑल लिखा हुआ है, देखो ऑल एज आर बीज। इसका हमें बनाना है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, मान लो ये है ए, ऑल एज आर बीज, तो बी कहाँ आएगा, बाहर। ये इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वेन डायग्राम में, ऑल एज आर बीज, यानी जितने भी ए हैं वो सबके सब क्या है, बी है। तो बी के अंदर आ गया ये ए, ये हमारा इसका वेन डायग्राम हो गया, ऑल एज आर बीज। ठीक, सिंपल है ये। सेकंड पर आते हैं। सेकंड है नो ए इज बी। नो ए इज बी, इसका कैसा बनेगा वेन डायग्राम, कोई भी ए दोनों बी, कैसा, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। दोनों अलग बनेंगे। तो दोनों ये हमारे अलग होंगे, एक ए है और एक बी। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है। थर्ड हम पर आते हैं सम वाला। सम एज आर बीज, कुछ ए जो हैं वो बी हैं, सम एज आर बीज। किस टाइप से आएगा इनका वेन डायग्राम, अगर ये ओवरलैपिंग। ए, ओवरलैपिंग गुड, ये अगर ए है ये बी है, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये शो कर रहा है सम एज आर बीज, वो ए जो कि बीज है। गुड। अब आते हैं हम फोर्थ पर। देखो सम में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सम एज आर बीज करके भी स्टेटमेंट हो सकता है, सम एज आर नॉट बीज ऐसे भी हो सकता है। सम एज आर नॉट बीज का भी सेम डायग्राम होगा, लेकिन रीजन कौन सा रिप्रेजेंट होगा, सम एज आर नॉट बीज, वो ए को रिप्रेजेंट करना हमें जो बी नहीं है, यानी कि ये वाला पोर्शन।
थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है? इसमें दे रखा था सम एज आर बीज, तो यानी दोनों का जो कॉमन था, कॉमन पोर्शन। लेकिन फोर्थ में क्या है? सम एज आर नॉट बीज, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, तो वो ए लेने हमें जो बी नहीं है, तो वो ये पोर्शन आ गया जो शेडेड है। तो ये हमारे चार बेसिक टाइप के डायग्राम हैं, यही चार स्टेटमेंट यूज होते हैं। दिस वन, ऑल एज आर बीज, तो ये वाला पोर्शन है, ये सारे एज जो कि बीज हैं। सेकंड में नो ए इज बी, ये तो सिंपल है, अलग अलग हो गए, कोई भी कॉमन नहीं है। थर्ड सम एज आर बीज, तो ये शेडेड रीजन, एंड सम एज आर नॉट बीज, तो ये रीजन। क्लियर ये चीज? यस सर। अब देखो यहाँ तक तो बिल्कुल अभी सिंपल चल रहा था, अब थोड़ा लॉजिक के हिसाब से, अब थोड़ा अपनी इंग्लिश को हम हटा देंगे कि ऑल का मतलब क्या है, अब हम लॉजिक में जो यूज होता है उस हिसाब से समझते हैं। देखो दो डायग्राम होते हैं, जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं, टू टाइप्स के डायग्राम बनते हैं, एक कहलाता है बेसिक डायग्राम, सिलोजिज्म के लिए मतलब, और एक होते हैं अदर डायग्राम, बेसिक के अलावा जितने भी डायग्राम। बेसिक डायग्राम की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसमें हमेशा क्या होता है, मिनिमम इंटरसेक्शन होता है, मिनिमम इंटरसेक्शन या मिनिमम ओवरलैप। हो सकता है एक सिचुएशन के लिए दो तीन तरीके के वेन डायग्राम बन जाए, तो उसमें से हम बेसिक डायग्राम उसे कहेंगे जिसके अंदर सबसे कम ओवरलैपिंग हो। ठीक है, तो ये याद रहेगा, बेसिक डायग्राम मतलब मिनिमम ओवरलैपिंग। उसके अलावा जितने डायग्राम है वो सब कहलाते हैं अदर डायग्राम। अब देखो हम फिर वापस आते हैं, ऑल एज आर बीज। ऑल एज आर बीज का एक और अल्टरनेटिव बन सकता है, जरा ध्यान से समझना, कि ये है ए। ठीक, ए बनाया हमने। अब बी भी क्या है, बी भी इसी सर्किल से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी दोनों एक ही सर्किल से रिप्रेजेंट हो रहा है। इस केस में भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ऑल एज आर बीज। अगर दोनों बिल्कुल इक्वल एक ही सर्किल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, ऑल एज आर बीज। लेकिन इसमें अब ओवरलैपिंग कितनी है, देखो दोनों पूरे ओवरलैप हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड बेसिक डायग्राम। ये जो पहले वाला डायग्राम था ये हमारा होगा बेसिक डायग्राम, और ये अदर डायग्राम। इसके अलावा बेसिक डायग्राम के अलावा जितने भी डायग्राम होंगे वो कहलाएंगे अदर डायग्राम। तो ऑल एज आर बीस को हम इस तरीके से दो वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ए बी के अंदर है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ए और बी दोनों ओवरलैपिंग है एक दूसरे। सेकंड वाला केस नो ए इज बी, इसमें तो कोई भी ओवरलैपिंग है ही नहीं, तो यही हमारा क्या है, बेसिक डायग्राम। इसमें तो जीरो ओवरलैपिंग है, कोई जरूरत नहीं। इन केसेस में थोड़े ज्यादा बनते हैं। अब हम आते हैं सम एज आर बीज। सम एज आर बीज ये हमारा डायग्राम है, ये तो बेसिक डायग्राम है जो हमने बनाया। ये सारे जो हमने शुरू में बनाए थे ये सब क्या थे, बेसिक डायग्राम थे। अब इसके अलावा देखो और कौन कौन सा डायग्राम बन सकता है केसेस में, सम एज आर बीज। देखो लॉजिक में एक चीज समझ लो, सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है एट लीस्ट वन। अगर मैं कह रहा हूं तुमसे कि ऑल बैट्स आर कैट्स, इसका मतलब है जितने भी बैट हैं वो सब कैट्स हैं। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं सम बैट्स आर कैट्स, इसका मतलब एटलीस्ट वन बैट तो होगा ही जो कि कैट है।
भाई सम के लिए एटलीस्ट कम से कम एक तो होना चाहिए, तो ये सम की होती मिनिमम वैल्यू, कि सम अगर किसी को लिखा है तो मतलब कम से कम एक तो होगा ही। लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ऑल। यानी सम बैट्स आर कैट्स का मतलब है कम से कम एक बैट तो कैट हो गई, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी कि सारे के सारे बैट्स भी कैट हो सकते हैं। तो सम वाला जो हमारा डायग्राम है वो एटलीस्ट एक को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और एक से लेके फिर सबको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये क्लियर हुआ या कुछ कंफ्यूजन है इसमें? ये चीज हम बहुत यूज करेंगे आगे। सम को हम मिनिमम 1 भी लेके शुरू कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 1 का मतलब है कि ये नहीं हो सकता कि एक भी नहीं है। अगर सम एज आर बीज लिखा है तो एटलीस्ट कम से कम एक ए ऐसा होगा जो कि बी है। या सम बैट्स आर कैट लिखा है तो एटलीस्ट एक बैट ऐसा होगा जो कैट है। देखो इसमें इनमें लॉजिक कभी मत लगाना। ये जो स्टेटमेंट दी होते हैं ना, ऑल बैट्स आर कैट, कि ये बैट कैट कैसे हो गए, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हम जो भी स्टेटमेंट में दिया होता है उसे हम क्या मानते हैं? ट्रू। जो भी स्टेटमेंट में दे दिया कि ऑल बैट्स आर कैट, ऑल रिवर आर हिल्स, ऑल सिंगर्स आर क्रिकेटर, कुछ भी दे दिया तो स्टेटमेंट को हम हमेशा मानते हैं ट्रू, कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ट्रू है। स्टेटमेंट के बेस पर हम देखते हैं कंक्लूजन की सही है या नहीं। तो सम का मतलब एटलीस्ट 1 से लेके ओवरऑल सबको कवर कर सकता है। अब देखो जब हम इस तरीके से डायग्राम मान सकते हैं सम एज आर बीज, तो इसका सेकंड डायग्राम ये भी हो सकता है, ये ए है और इसके अंदर क्या है? बी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम एज आर बीज। सर ये ऑल भी तो हो सकते, ऑल भी तो हो सकते हैं। नहीं ऑल सर, ऑल भी हो ऑल बीज सकता आर है। ए। हाँ वो भी हो सकता है। अभी सिर्फ इस स्टेटमेंट से हम कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट से ये चीज ऐसा डायग्राम बन सकता है या नहीं। सम एज आर बीज, सम एज आर बीज का मतलब इस तरीके से भी हो सकता है कि इस तरीके से ओवरलैप हो रहा है, या फिर ए के अंदर बी है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन ए को जो कि बी भी है। तो ये एक अल्टरनेटिव डायग्राम है। बेसिक डायग्राम ये है क्योंकि इसके अंदर ओवरलैपिंग कम है। दिस इज अवर बेसिक डायग्राम। इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा है, पूरा बी शेड हो रहा है, तो ये अदर डायग्राम है। और एक स्पेशल देखो केस भी बन सकता है। स्पेशल केस बन सकता है कि सम को हम ले लें फिर ऑल। सम को जब हम ऑल के सेंस में ले लेंगे, मतलब सबके लिए ट्रू है, तो फिर यही वाला डायग्राम आ जाएगा। देखो ये अलग अलग टाइप के डायग्राम हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में दो चीजें पूछता है, या तो कंक्लूजन होता है कि कंक्लूजन फॉलो हो रहा है या नहीं, या फिर पॉसिबिलिटी। तो कंक्लूजन हम उसे कहते हैं जो कि कितने भी पॉसिबल हम वेन डायग्राम बना ले हर एक के लिए ट्रू है। तो इसलिए हम 2-3 तरीके के अलग अलग डायग्राम बना के देखते हैं कि क्या सब में ट्रू है। अगर सब में ट्रू होता तब हम उसे कंक्लूजन कहते हैं। अगर किसी एक में भी फेल हो गया तो हम उसे कंक्लूजन नहीं कहते। अब जैसे ये है सम एज आर नॉट बीज, तो इसका डायग्राम एक तो ऐसे बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता था जो हमने यहाँ पर सेकंड केस में बनाया है, ए उसके अंदर बी। अब कौन सा रीजन रिप्रेजेंट होगा? सम एज
आर नॉट बीज, वो ए को हमें शेड करना है जो कि बी नहीं है, उस ए को शेड करना है जो कि बी नहीं है। तो कौन सा रीजन हो गया? इन दोनों के बीच का। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम इज नॉट बीज। तो ये वो एज हैं जो बी नहीं है। और इसी में जैसे हमने थर्ड टाइप लिया था, ये वाला टाइप एक्सटेंड किया था, सम को हमने मान लिया था ऑल, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो ऑल एज आर नॉट बीज, तो क्या डायग्राम हो जाएगा? ए और बी अलग अलग, और इसमें रीजन कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है? ये वो एज हैं दैट आर नॉट बीज। तो ये पॉसिबल वेन डायग्राम बन जाते हैं। इसमें से अब आप स्टेटमेंट फिर से सारे देख लो। ऑल एज आर बीज, तो इसका बेसिक डायग्राम ये है। नॉर्मली हम बेसिक डायग्राम से ही शुरू करते हैं। बेसिक डायग्राम ये है। ऑल्टरनेटिव क्या बन सकता है कि दोनों ओवरलैपिंग हो जाए। नो ए इज बी, इसमें एक ही डायग्राम बनता है सिर्फ। नो ए इज बी में कुछ नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग है, ए और बी। सम एज आर बीज में बेसिक डायग्राम ये है पहला वाला, सम एज आर बीज का मतलब। लेकिन ये और केसेस भी हो सकते हैं कि सम एज आर बीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी। सम एज आर नॉट बीज का बेसिक डायग्राम ये है, सम एज आर नॉट बीज, लेकिन ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकता है और ऐसे। तो यही हमारे चार मेन स्टेटमेंट होते हैं जिसके बेस पे हम सिलोजिज्म के क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? तो ऑल एज आर बीज, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब देखो इस पे एक चीज हम देखेंगे। स्टेटमेंट हमारा था फर्स्ट, ऑल, यहाँ लिखता हूँ मैं। फर्स्ट स्टेटमेंट था ऑल एज आर बीज। अब हम इससे देखेंगे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है। स्टेटमेंट तो है ऑल एज आर बीज, इसका कंक्लूजन क्या है? जब इस तरीके से स्टेटमेंट दिया होगा ऑल एज आर बीज, तो हम उसका कंक्लूजन क्या लेंगे? देखो इस डायग्राम को देखो, वेन डायग्राम 1 और 2 को, दोनों को देखते हैं। अगर मैं कंक्लूजन ये कहूं कि हम इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं सम बीज आर एज। ये कंक्लूजन देखो पहले केस में, देखो बेसिक डायग्राम में ट्रू है, ये सम बीज आर एज, ये फॉलो हो रहा है। सम बीज ऐसे हैं जो कि क्या है? ए है। इस वाले में भी ट्रू है और इस सेकंड केस में भी ट्रू है। सम बीज आर एज। देखो ऑल एज आर बीज का मतलब कभी ये नहीं होता कि ऑल बीज आर एज। क्यों मैं सर? तुमसे ये, मतलब तो वही हो रहा है। ऑल बैट्स आर कैट्स है, इसका कंक्लूजन ये नहीं होगा ऑल कैट्स आर बैट्स। देखो फर्स्ट डायग्राम को देखो ना, ऑल एज आर बीज है, बनाया था डायग्राम, ये सही बना था। अब अगर मैं इसको उल्टा करके पढ़ने की कोशिश करूं कि ऑल बीज आर एज, तो ये इस बेसिक डायग्राम में फॉल्स है। इस डायग्राम के लिए तो ठीक था, सेकंड वाले के लिए, लेकिन फर्स्ट वाले डायग्राम में ऑल बीज आर एज नहीं है। भाई ये वो सारे बीज है ना जो ए नहीं है। तो स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमें केयरफुल रहना होता है कि ऑल एज आर बीज लिखा है तो इसका कंक्लूजन ये नहीं होगा ऑल बीज आर एज, उल्टा नहीं होगा। कंक्लूजन क्या होगा? सम बीज आर ए, कुछ भी ऐसे होंगे जो कि ए है। क्लियर?
वेन डायग्राम को देखो ना, बस अपना जो कॉमन इंग्लिश या उसको यूज करते हैं आप भूल जाओ, अब लॉजिक पे आ जाओ सिर्फ कि ऑल एज आर बीज। इसको अगर हम उल्टा करके देखें ऑल बीज आर ए, तो इस वेन डायग्राम 1 में फेल हो गया। कंक्लूजन वो होता है जो कि हर डायग्राम में ट्रू होता है। तो ऑल एज आर बीज का कंक्लूजन है सम बीज आर एज। तो कहीं भी अगर ऐसे लिखा है ऑल, मान लो क्रिकेटर्स आर एक्टर्स, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा? सम एक्टर्स आर क्रिकेटर। यह भी हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि अच्छा ऑल का लॉजिक का मतलब सीधे उल्टा नहीं करना, हमें सम के साथ आएगा ऑल का जब अपोजिट होगा। सेकंड वाले पर आते हैं, नो ए इज बी। इसमें तो सिंपल है, नो ए इज बी, इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा? नो बी इज ए। यहां पर ये कंक्लूजन ट्रू है, नो ए इज बी, इसका कंक्लूजन है नो बी इज ए, क्योंकि दोनों डायग्राम, दोनों ए और बी क्या बिल्कुल अलग अलग हैं और एक ही पॉसिबिलिटी डायग्राम बनती है। तो नो ए इज बी, इसका कंक्लूजन है नो बी इज ए। थर्ड पर आते हैं, अब जरा थर्ड और थर्ड को समझते हैं हम। सम एज आर बीज, सम एज आर बीज, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा? देखो जो भी कंक्लूजन स्टेटमेंट बोलोगे वो तीनों डायग्राम के लिए ट्रू होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? सम एज आर बीज का मतलब है सम एज आर नॉट बीज। भाई यही तो समझ में आएगा कि कुछ ए अगर बी है तो क्या होगा? सम एज आर नॉट बीज। लेकिन ये तीनों डायग्राम को देख के बताओ, फर्स्ट डायग्राम में ये फॉलो हो रहा है या नहीं? बेसिक डायग्राम में सम एज आर नॉट बीज। कुछ इस फर्स्ट डायग्राम में ऐसे हैं जो कि ए ऐसे हैं जो बी नहीं है, ये शो हो रहा है रीजन, ये वाला है ना, ये ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। सेकंड वाले में ये है, देखो ये रीजन क्या है? ऐसे ए है जो बी नहीं है। लेकिन थर्ड वाले केस में क्या हो गया? ये चीज फेल हो गई। ऑल कंक्लूजन हम तभी कहते हैं किसी को भी जब वो तीनों या चारों जितने भी वेन डायग्राम बन रहे हैं सबके सब में ट्रू, किसी एक में भी फॉल हो गया तो फॉल्स हो गया तो हम कह देते हैं कि ये फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, यानी सम एज आर बीज का कंक्लूजन ये नहीं होगा सम एज आर नॉट बीज। देखो इसका कंक्लूजन होता है सम बीज आर एज। देखो सम बीज आर एज ये वाला है फर्स्ट डायग्राम में, सेकंड डायग्राम में यही है सम बीज आर एज, और थर्ड में ये है ये। यानी ये स्टेटमेंट ऐसा है या कंक्लूजन ऐसा है जो तीनों में ट्रू है। तो सम एज आर बीज का मतलब होगा सम एज आर बीज का मतलब होगा सम आर। लास्ट पर आते हैं, सम एज आर नॉट बीज। ये एक स्पेशल केस है, इसमें क्या होता है? नो डेफिनेट कंक्लूजन, इससे हमें कोई कंक्लूजन नहीं मिलता। देखो हम सम बीज आर एज करने की कोशिश करें, ट्राई करके देखो, सम बीज आर एज, तो यहाँ पर ट्रू है, यह है सम बीज आर एज। यहाँ पर भी ट्रू है सम बीज आर एज, लेकिन इस वाले में फॉल्स, इसमें नहीं है, थर्ड केस में। तो ये हमारा फेल हो गया इसमें।
हम ये देखते हैं कि सम बीज आर नॉट एज, ये करने की कोशिश करते, सम बीज आर नॉट एज, तो ये रीजन है ऐसा बी जो ए नहीं है, लेकिन इस वाले में फेल हो गया, फिर सेकंड वाले में, थर्ड इसमें तो ट्रू था ये, सम बीज आर नॉट एज फर्स्ट और थर्ड में तो ट्रू था, लेकिन सेकंड में फेल हो गया, क्योंकि सारा का सारा बी क्या है इसमें, ए के अंदर है। तो अगर स्टेटमेंट इस तरीके की फॉर्म में दिया होता है तो हम कह देते हैं कि इसका कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं मिलता। सम एज आर नॉट बीज, नो डेफिनेट कंक्लूजन। तो ये चार बेसिक टाइप के हमारे वेन डायग्राम होते हैं, चार स्टेटमेंट जो होते हैं, ऑल एज आर बीज, नो एज बी, सम एज आर बीज और सम एज आर नॉट बीज। तो इस तरीके के उनके डायग्राम बनते हैं और उनसे कंक्लूजन हमें ये मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात और केयरफुल वाली बात है वो इसी पे रहती है, सम पर। सम लॉजिक में क्या होता है, सम का मतलब होता है एटलीस्ट वन, और मैक्सिमम वो ऑल को भी कवर कर सकता है। ये बस माइंड में रखना इसमें कि हमारा सम का मतलब ऑल भी हो सकता है स्पेशल केस में। ठीक, अब इसमें एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट अगर मैं कह रहा हूं तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरा क्या होगा, मस्ट बी ट्रू। अगर पहला ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, फॉल्स। यानी किसी भी सिचुएशन में दोनों में से कोई एक ही ट्रू हो सकता है, ओनली वन इज ट्रू। या तो स्टेटमेंट वन ट्रू है तो स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स होगा, स्टेटमेंट वन ट्रू है तो सेकंड फॉल्स होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नो ए इज बी, ये दो मैं स्टेटमेंट को मैं दे रहा हूं, नो ए इज बी और सम एज आर बीज। तो देखो नो ए इज बी का मतलब इस तरीके के डायग्राम, ये ए ये बी, और सम एज आर बीज का ये डायग्राम। नॉर्मली हम बेसिक ही बनाते हैं, पहले उसी से देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो नो ए इज बी ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, नो ए इज बी, और सम एज आर बी ये रिप्रेजेंट। तो देखो किसी भी सिचुएशन में इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही ट्रू हो सकता है। अगर वो कह रहा है नो ए इज बी तो ये हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। अगर उसने कह दिया ये ट्रू है, सम ए इज बी, तो नो ए इज बी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ये दोनों एक साथ ट्रू है। क्लियर ये चीज? तो ये स्टेटमेंट होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कि अगर दो स्टेटमेंट गिवन है, दोनों एक टाइम में ट्रू नहीं हो सकते। आ रहा है समझ में? देखो डायग्राम देख के, अगर हमने नो ए इज बी मान लिया कि ये ट्रू है, यानी ए और बी क्या है, अलग अलग है बिल्कुल, तो फिर कंबाइन हो ही नहीं सकते, कुछ भी ओवरलैपिंग या कुछ भी कॉमन उसमें हो ही नहीं सकता। अगर ओवरलैपिंग है तो फिर दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं हो सकते। तो इस टाइप के हम स्टेटमेंट या पेयर ऑफ स्टेटमेंट को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सही समझ में आ जाएगा। ऑल एज आर बीज, और दूसरा स्टेटमेंट है सम एज आर नॉट बीज।
तो ऑल एज आर बीज, तो ए ये है और ये किसके अंदर है, बी के अंदर। ये आगे डायग्राम, ऑल एज आर बीज, सम एज आर नॉट बीज, ये ए है, ये बी है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एज दैट आर नॉट बीज, और इसमें ये शेडेड पोर्शन से हम शो करते हैं कि स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है वो। ऑल एज आर बीज ये वाला शेडेड पोर्शन होगा, सम एज आर नॉट बीज ये वाला शेडेड पोर्शन। अब ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। अगर ये ट्रू है ऑल एज आर बीज, तो सारा ए को बी के अंदर ही होना है, ये फिर फॉल्स हो जाएगा। ऐसा कोई ए नहीं होगा जो कि नॉट बीज हो। अगर ये फॉल्स है, ऑल एज आर बीज नहीं है, तो फिर ये ट्रू होगा कि कुछ ए ऐसे होंगे जो कि बी नहीं हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब बस ये तरीके समझ लो, तो सिचुएशन के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा ट्रू नहीं हो सकता। अब इसमें देखो क्वेश्चन जो बनते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वो दो तरीके के होते हैं। या तो वो पूछता है स्टेटमेंट के बेस पर कंक्लूजन बताना होता है हमें, या फिर गिवन स्टेटमेंट के बेस पर बतानी होती पॉसिबिलिटी कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है, कंक्लूजन क्या होगा, ऑलवेज ट्रू। हम उसे ही कंक्लूजन कहते हैं जो हर केसेस में ट्रू होगा, इन ऑल केसेस। यानी अगर अलग अलग टाइप के वेन डायग्राम बन रहे हैं तो हर वेन डायग्राम के लिए ट्रू होना चाहिए। पॉसिबिलिटी क्या होती है, एट लीस्ट ट्रू इन वन केस। किसी एक केस में भी अगर ट्रू हो जाए, बाकी में मान लो फॉल्स है, तब भी हम कहेंगे कि यस ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन कंक्लूजन कब कहेंगे, जब जितने भी वेन डायग्राम बनना है, डिफरेंट केसेस बनना है, सबके सब में ट्रू होने चाहिए। यानी ऑलवेज ट्रू, पॉसिबिलिटी एटलीस्ट एक केस में भी ट्रू हो गई तो वो पॉसिबिलिटी है। अगर किसी भी केस में नहीं बन रहा, तब हम कहेंगे कि ये ऐसा होना पॉसिबल नहीं। ठीक, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं देता हूं कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, ये स्टेटमेंट है, और इसका मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं बी इज हस्बैंड ऑफ ए। तो ये क्या है, कंक्लूजन है और ट्रू है कि अगर ए बी की वाइफ है तो बी क्या होगा, ए का हस्बैंड होगा। तो दिस इज अ कंक्लूजन। ये स्टेटमेंट जो दिया मैंने लास्ट में, बी इज हस्बैंड ऑफ, ये क्या है, कंक्लूजन है। लेकिन अगर मैं लिखूं ए इज सन ऑफ बी, तो अब दो पॉसिबिलिटी हो गई। क्या हो गया, बी इज, क्या हो सकता है बी, दो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इफ ए इज सन ऑफ बी देन बी इज फादर ऑफ ए और बी इज मदर ऑफ ए। अब दो पॉसिबिलिटीज आ गई। यानी हम श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि यस हम कंक्लूजन लिख दें कि बी इज फादर ऑफ ए, क्योंकि दूसरा क्या हो सकता है, बी इज मदर ऑफ ए भी तो हो सकती है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है कि बी इज फादर ऑफ ए, बी इज मदर ऑफ ए, ये पॉसिबिलिटीज है कि इन दोनों में से कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने लिखा ए इज वाइफ ऑफ बी, तो कंक्लूजन क्या होगा, डायरेक्ट कि बी इज हस्बैंड ऑफ। तो हमेशा जो ट्रू होता है वो कंक्लूजन होता है, और जो किसी एक केस में हो सकता है, जैसे ए इज सन ऑफ बी अगर स्टेटमेंट है, तो इससे हम दो पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं, बी इज फादर ऑफ ए भी हो सकता है और बी इज मदर ऑफ ए भी हो सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये इस तरीके के स्टेटमेंट गिवन होते हैं। मान लो स्टेटमेंट 1 इज ऑल स्टैम्प्स आर पैकेट्स। हमें जो भी स्टेटमेंट में गिवन होता है उसमें कभी कोई लॉजिक, कॉमन सेंस, जीके, इंग्लिश कुछ नहीं लगानी। जो भी स्टेटमेंट में गिवन है वो ट्रू है। ऑल स्टैम्प्स आर पैकेट्स, यस ट्रू है। सेकंड दे रखा है सम पैकेट्स आर बकेट्स, और स्टेटमेंट 3 दे रखा है सम नहीं, थर्ड है ऑल। सम थर्ड हमें दे रखा है ऑल बकेट्स आर ट्यूब्स। ये 3 स्टेटमेंट है। क्वेश्चन देखो इस तरीके के होते हैं। स्टेटमेंट गिवन है ऑल स्टैम्प्स आर पैकेट, सम पैकेट्स आर बकेट, ऑल बकेट्स आर ट्यूब। तो जो भी स्टेटमेंट में गिवन है वो क्या है, हमेशा ट्रू है। हम स्टेटमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। अब कंक्लूजन दे रखे हैं 3, सम ट्यूब्स आर स्टैम्प्स। कंक्लूजन 2 दे रखा है सम बकेट्स आर स्टैम्प्स, और थर्ड दे रखा है कंक्लूजन 3 सम ट्यूब्स आर पैकेट्स। अब इस पे कुछ ऑप्शन दिए होते हैं कि ऑप्शन बताने की उसके हिसाब से कौन सा ट्रू है या नहीं। मान लो ऑप्शन दे रखा है ए कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ऑप्शन बी दे रखा है कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ऑप्शन सी दे रखा है कंक्लूजन 3 इज ट्रू, फोर्थ दे रखा है कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 आर ट्रू, मतलब दोनों एक साथ ट्रू है। इस तरीके से मान लो कुछ ऑप्शन गिवन हो। अब हमें इसमें लॉजिक लगाना होता है कि ये क्वेश्चन है, अब बताओ कि आंसर क्या होगा इसमें से। तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्या स्टेटमेंट है, देखो ऑल स्टैम्प्स आर पैकेट्स। तो कैसा डायग्राम बनेगा, पहले बेसिक डायग्राम ही बनाएंगे, ये ध्यान रखना। कोशिश करते हैं हम मिनिमम इंटरसेक्शन वाला डायग्राम। तो ऑल स्टैम्प्स आर पैकेट्स ऐसे बनेगा। बाहर वाला डायग्राम कौन सा होगा और अंदर वाला कौन सा आएगा। स्टेटमेंट 1 के हिसाब से मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो बाहर कौन सा आएगा, बड़ा सर्किल कौन सा होगा, छोटा सर्किल कौन सा होगा। अरे भाई पहले स्टेटमेंट के बेस को बताओ। ऑल स्टेम्स आर पैकेट्स, तो अंदर कौन सा आएगा सर्किल, छोटा वाला स्टेम्स, और बड़ा वाला सर्किल पैकेट्स। तो ऑल स्टेम्स आर पैकेट। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, सम पैकेट्स आर बकेट्स। तो सम वाले का बेसिक डायग्राम क्या था, देख लो एक बार अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ये थे ना बेसिक डायग्राम, देखो ऑल एज आर बीज, तो ए अंदर बी बाहर। नो होता तो दोनों अलग अलग होते। सम एज आर बीज, सिर्फ बेसिक डायग्राम पे ध्यान देना है शुरू में। यानी ये वाला ऑल एज आर बीज का इस तरीके से डायग्राम है, ऑल एज आर बीज। नो ए इज बी का ऐसे डायग्राम है, इसमें तो एक ही केस है, यही है। सम एज आर बीज का होगा तो हम पहले ऐसे बनाएंगे।
हम बेसिक डायग्राम पे फोकस करेंगे, ये तो बात की चीजें हैं। सम एज आर नॉट बीज, तो ऐसा डायग्राम, मतलब सम एज आर बीज, सम एज आर नॉट बीज का एक ही डायग्राम है, लेकिन अलग अलग रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो अब इसमें हमारे क्वेश्चन में आ गया, देखो ऑल स्टेम्स सम वाले पर आ गया, तो हम सेकेंड स्टेटमेंट पे, सम पैकेट्स आर बकेट, तो पैकेट ये है, इसके साथ क्या आ जाएगा, दिस बकेट, सम पैकेट्स आर बकेट्स। अब लास्ट क्या है, स्टेटमेंट 3, ऑल बकेट्स आर ट्यूब्स। ऑल बकेट्स आर ट्यूब्स मतलब जैसे पहला वाला डायग्राम बना था वैसे ही बनेगा, बकेट्स किसके अंदर आ जाएंगी, ट्यूब्स के अंदर। लेकिन देखो हमें माइंड में एक चीज रखनी है कि मिनिमम इंटरसेक्शन, मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है। जब भी हम बेसिक डायग्राम बना रहे होते हैं तो हमारी ओवरलैपिंग क्या होती है, मिनिमम, ये आ जाएगा टी। ये हमारा एक डायग्राम बना है, बेसिक डायग्राम। हमने हर केस में क्या करा है, मिनिमम ओवरलैपिंग रखी है। हो सकता है ट्यूब हम बड़ा करके और आगे बढ़ा लेते, तब भी सही था डायग्राम, लेकिन हमने अभी मिनिमम ओवरलैपिंग, कम से कम ओवरलैप करके बनाया। ये आ गया बेसिक डायग्राम। अब देखो इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि ये स्टेम, दिस वन इज पैकेट, इसके बाद बी मान लो ऐसे था, और टी जब मैं बनाता तो टी और बड़ा कर लेता इसे, ये डायग्राम भी ठीक था। या फिर स्टेम पैकेट ऐसे ले लो, बी ये था, और टी क्या होता है, टी इतना बड़ा भी हो सकता था कि इसके अंदर ओवरलैपिंग हो जाती। तो ये अदर पॉसिबिलिटीज है, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक डायग्राम बनाते हैं। अब बेसिक डायग्राम में देखो स्टेटमेंट ओ कंक्लूजन 1, सम ट्यूब्स आर स्टेम्स, सम ट्यूब्स आर स्टेम्स, ट्रू है या फॉल्स है, ये बताओ मुझे, देख के। सम ट्यूब्स आर स्टेम्स, यस सर। ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है सर। कैसे, इस वाले में बेसिक डायग्राम में, दिस वन, ट्यूब कहाँ है, ट्यूब है ये, दिस इज ट्यूब। स्टेम कहाँ है, ये है। इन दोनों में कोई ओवरलैपिंग है, नो सर। तो हम क्या कहेंगे, ये फॉल्स हो गया। सम ट्यूब्स आर स्टेम्स, यहाँ देखो डायग्राम में दिख रहा है हमें, स्टेम्प अलग है और ट्यूब अलग है, तो कंक्लूजन 1 फेल हो गया। कंक्लूजन 2, सम बकेट्स आर स्टेम्स, ये बताओ। नो सर। नो, देखो बकेट्स ये थी और स्टैम्प ये है ही, कोई रिलेशन नहीं, ये भी फेल हो गया। थर्ड पर आते हैं, सम ट्यूब्स आर पैकेट्स, सम ट्यूब्स आर पैकेट्स, ट्यूब कहाँ है और पैकेट कहाँ है, इनको देखो, तो रिलेशन है इनमें। ट्यूब इज दिस बड़ा वाला, और पैकेट ये वाले सब, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये है पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये कॉमन है, यानी सम ट्यूब्स आर पैकेट ट्रू है। ये भी हमने किसकी बात करी, बेसिक डायग्राम की। क्लियर।
तो बेसिक डायग्राम के बेस पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? बेसिक डायग्राम के बेस पे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि कंक्लूजन 1 और 2 तो फॉल्स है, कंक्लूजन 3 क्या है? ट्रू है। अब देखो, अब थोड़ा इसको समझना है कि जो कंक्लूजन किसी एक भी डायग्राम में फेल हो जाता तो हम उसे फॉल्स कह देते हैं। तो हमें एक डायग्राम से ही पता चल गया कि ये दो तो फॉल्स है ही, 1 भी फॉल्स है और 2 भी फॉल्स है। अब ये चाहे और किसी डायग्राम में ट्रू हो जाए, लेकिन कंक्लूजन हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि कंक्लूजन तभी होता है जब सारे केसेस में ये ट्रू रहता है। तो ये बेसिक डायग्राम में ये फॉल्स हो गया, तो यानी ऑप्शन हमारा ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है, C3, कंक्लूजन 3 इज। हम चाहो तो इसमें दूसरे जो डायग्राम बनाए थे इसमें चेक करके देख लो। सम ट्यूब्स आर पैकेट्स, तो ये ट्यूब है और ये पैकेट है, ओवरलैपिंग है, ठीक है। ये ट्यूब है, ये पैकेट है, इस केस में भी ये ट्रू है, क्योंकि सम की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? ऑल भी कर सकते हैं, यानी ऑल ट्यूब्स आर पैकेट, सॉरी सम ट्यूब्स आर पैकेट। कौन से ट्यूब है? ये तो डायरेक्ट ही शो हो रहे थे। ये जो ट्यूब्स जो पैकेट के अंदर है, दिस वन, मतलब शेडेड रीजन से मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। इस वेन डायग्राम में ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वेन डायग्राम में बेसिक वाले में ये वाला रीजन है, और थर्ड वाले केस में ये है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो ट्यूब्स जो कि पैकेट्स है। तो हम ऐसे वेन डायग्राम से ही बना सकते हैं। ऑप्शन हम एलिमिनेट करके भी कई बार क्या होता है, हमें आंसर मिल जाता है। याद क्या रखना है? कंक्लूजन क्या होगा? ट्रू इन एवरी केस होना चाहिए। अगर किसी एक में भी फेल हो गया, इफ फेल इन एनी वन केस, किसी एक केस में भी फेल हो गया, तो हम उस कंक्लूजन को क्या कह देते हैं? फॉल्स। तो कंक्लूजन हमेशा क्या होना चाहिए? हर केस में ट्रू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सम रिवर्स आर हिल्स, कुछ रिवर्स क्या है? हिल है। नो हिल इज टैक्सी, और थर्ड क्या है? ऑल टैक्सीज आर, ऑल टैक्सीज आर बसेस। ये तीन स्टेटमेंट गिवन है, S1, S2, S3। इसके बेस पे तीन कंक्लूजन गिवन है। कंक्लूजन 1 है सम बसेस आर रिवर्स। कंक्लूजन 2 है सम टैक्सीज आर रिवर्स। कंक्लूजन 3 है नो बस इज रिवर। तीन स्टेटमेंट, तीन कंक्लूजन हमें गिवन है। तो पहले का वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करो। बेसिक डायग्राम हम बेसिक ही बनाते हैं शुरू में, बाद में देखते हैं और क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। सम रिवर्स आर हिल्स, तो सम एज आर बीज वाली टाइप है ये। तो सम वाला कैसे बना था? जिस तरीके से। और अगर ये रिवर है तो हिल कहाँ पर आएगी? inside, ओवरलैप, नहीं नहीं ओवरलैप। बेसिक डायग्राम देखो, बेसिक डायग्राम बनाते हैं हम पहले। मिनिमम ओवरलैप ये वाला, ये शो कर रहा है सम रिवर्स आर हिल्स। सेकंड क्या है? नो हिल इज टैक्सी, ये तो हो गया।
स्टेटमेंट 2 क्या है? नो हिल इज टैक्सी। यानी हिल और टैक्सी में क्या है? कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हम टैक्सी को ऐसे अलग बना सकते हैं, ठीक है। नो हिल इज टैक्सी। और एक देखो, एक अल्टरनेट, अगर नो हिल इज टैक्सी है तो टैक्सी को इस साइड भी बनाया जा सकता था। ऐसे भी नो हिल इज टैक्सी है, ऐसे भी नो हिल इज टैक्सी है। थर्ड केस क्या है? ऑल टैक्सीज आर बसेस। ऑल टैक्सीज आर बसेस, यानी जितनी भी टैक्सी हो किसके अंदर आ जाएंगी? बसेस के अंदर, लाइक दिस। ये रेड से जो मैं बना रहा हूँ ये दूसरे केस के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं इसके लिए लिखूं तो मिनिमम ओवरलैपिंग लेके मैं इस तरीके से, ये आ गई बसेस, ये टैक्सी, ये रिवर, ये हिल, ये दूसरा केस टैक्सी और बसेस। दो केस बन गए। क्योंकि हमें दिमाग में आया कि जब हमने रिवर और हिल बनाया तो टैक्सी अलग बना रहा है, तो टैक्सी इस साइड भी हो सकती थी रिवर की तरफ। और भी डायग्राम हो सकते हैं, अभी हम इन दो डायग्राम को देख के बात कर रहे हैं। पहले स्टेटमेंट पे आओ, पहले कंक्लूजन पे, सॉरी। पहले कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम बसेस आर रिवर्स। अभी ये जो ग्रीन कलर से डायग्राम बनाया था पहले उसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन वाले के। सम बसेस आर रिवर्स, ट्रू है फॉल्स है? false, फॉल्स, गुड। ये फॉल्स हो गया। इस ग्रीन वाले को मैं कह देता हूँ, ग्रीन कलर का डायग्राम जो, वो डायग्राम नंबर 1, और ये रेड वाला जो इसमें जोड़ा ये 2। तो पहला जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1, वो क्या है? डायग्राम नंबर 1 में क्या है? फेल हो गया, ठीक है। सम बसेस आर रिवर नहीं, फॉल्स है। सेकंड पर आते हैं, सम टैक्सीज आर रिवर्स। सम टैक्सीज आर रिवर्स, क्या है ये कंक्लूजन? false, फॉल्स। डायग्राम 1 की बात कर रहे हैं अभी हम। एंड 3, कंक्लूजन 3, नो बस इज रिवर। true, नो बस इज रिवर, true, ये क्या है? ट्रू है। भाई बस इधर है, ये है बस, और रिवर इधर है, कोई ओवरलैपिंग नहीं दोनों सर्किल में। तो डायग्राम 1 के हिसाब से हमें ये मिला। डायग्राम 2 को चेक कर लेते हैं। सम बसेस आर रिवर्स, सम बसेस आर रिवर्स, यस। yes, सेकंड क्या है? सम टैक्सीज आर रिवर, सम yes, sir. टैक्सीज आर रिवर। एंड थर्ड इज नो बस इज रिवर, नो बस इज रिवर, ये फॉल्स false, है। तो देखो, हमें ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि अगर ऑप्शन अगर इसमें होते, मतलब ये दोनों सिचुएशन को देखो, इससे तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर ऑप्शन ए ये दिया होता है कि स्टेटमेंट 1, 2, 3 किसी के बारे में भी अगर ट्रू लिखा होता तो वो फॉल्स हो जाता। क्योंकि कंक्लूजन 1 जो है ये एक डायग्राम में तो फॉल्स है, दूसरे में ट्रू है। ऐसी 2 भी, ऐसी 3 भी, तो तीनों अपने आप में तो कोई ट्रू नहीं हो सकता था। तो या तो ऑप्शन इस तरीके से होते कि तीनों ट्रू है और एक चौथा कुछ दे रखा था, नन ऑफ दीज इज ट्रू। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस भी है। ये चीज समझ गए कि तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, yes, क्योंकि तीनों में से कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं है जो दोनों डायग्राम में ट्रू रहता। कोई एक डायग्राम में ट्रू है, कोई दूसरे डायग्राम में ट्रू है। लेकिन अगर तुम्हें ऑप्शन में दिख रहा है
वही जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, कॉम्प्लीमेंट्री। तो फिर तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में तुम्हें अगर इस तरीके से दे रखा है आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 इज ट्रू, तो इस केस के लिए जहां आइदर होता तो एक बार फिर से चेक कर लो कि वो ये कह रहा है कि C1 या C3 इज ट्रू, यानी या तो C1 ट्रू होगा तो C3 फॉल्स होगा, या C3 ट्रू होगा तो C1 फॉल्स होगा, दोनों में से कोई एक ट्रू होगा। इसको एक बार चेक करो जरा, C1 और C3। तो देखो C1, जब C1 फॉल्स है तो C3 क्या है, ट्रू। जब C1 फॉल्स हुआ इस वाले केस में तो C3 क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड वाले केस में क्या हुआ, जब C1 ट्रू हुआ तो C3 फेल हो गया, यानी इसमें आंसर आएगा ऐसी फॉर्म में, आइदर C1 और C3। तो हमें क्या करना होता है, ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर ऑप्शन डायरेक्ट ट्रू और फॉल्स के हैं तो हमें कुछ नहीं सोचना, लेकिन अगर आइदर वाला केस भी है तो फिर हमें एक बार फिर चेक करना होता है। चलो लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखो दो स्टेटमेंट गिवन है, सम पेपर्स आर buckets and statement 2 is, oh sorry, no paper are board, no board is a card। no papers are board, no board is a card। और हमें आंसर में दे रखा है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कि all cards being paper is a possibility। अब की बार कंक्लूजन डायरेक्ट नहीं है, अब किसकी बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की। और सेकंड है all boards being paper is a possibility। तो पॉसिबिलिटी रिलेटिवली इजी हो जाता है, आप सिर्फ एक डायग्राम में भी अगर करके दिखा दो कि हाँ ऐसा हो सकता है तो वो फिर आंसर हो जाता है। तो पहले हम बेसिक डायग्राम बनाएंगे, सम पेपर्स आर बोर्ड। तो सम का डायग्राम कैसे होता है, दिस इज पेपर एंड दिस इज बोर्ड। ये हमारा बेसिक डायग्राम, बेसिक ही बनाते हैं हम पहले, बेसिक। ठीक है, और क्या कह रहा है फिर सेकंड वाले स्टेटमेंट में, नो बोर्ड इज अ कार्ड। तो कैसा होगा, नो बोर्ड इज अ कार्ड, नो बोर्ड इज अ कार्ड, ये आ गया कार्ड। ये हमारा बेसिक डायग्राम है। बेसिक डायग्राम मतलब हमने डायग्राम ऐसे बनाए, वेन डायग्राम, जिसमें मिनिमम ओवरलैपिंग हुई, कम से कम। अब बेसिक डायग्राम पे देखें, ऑल कार्ड बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी देखनी है। तो पॉसिबिलिटी में ऑल कार्ड्स बीइंग पेपर, यानी ऑल कार्ड्स पेपर। क्या ये ऐसा डायग्राम बन सकता है, कार्ड को हम पेपर कर दें, ऑल कार्ड बीइंग पेपर, और ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहने चाहिए। तो हम कोई और डायग्राम अब बनाने की कोशिश करते हैं, ऑल कार्ड बीइंग पेपर। ऑल कार्ड बीइंग पेपर का मतलब क्या होगा, कार्ड अंदर और पेपर बाहर, ऑल कार्ड बीइंग पेपर।
तो देखो अब सम पेपर्स आर बोर्ड, अब हमें स्टेटमेंट 1 भी फॉलो करना है। सम पेपर्स आर बोर्ड, तो हम ऐसे बना देते हैं, ये बोर्ड हो गया, सम पेपर आर बोर्ड, स्टेटमेंट 1 फॉलो हो रहा है, ठीक है। नो बोर्ड इज अ कार्ड, नो बोर्ड इज अ कार्ड, ये भी फॉलो होता है, यानी यस, ये क्या है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर डायग्राम इस तरीके का हो। देखो जो रेड से डायग्राम बनाया, ये मैंने क्या करा, पॉसिबिलिटी लेके बनाया डायग्राम, और फिर देखा कि हाँ दोनों स्टेटमेंट फॉलो हो रहे हैं इससे, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यस ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि ऑल कार्ड बीइंग पेपर क्या कंक्लूजन है, तो मैं आंसर होता नो, क्योंकि ये बेसिक डायग्राम को ही फॉलो नहीं कर रहा। तो यहां समझे डिफरेंस कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी में अगर हम एक डायग्राम भी ऐसा बना दें, यानी एक केस भी ऐसा हम उसमें से डिडक्ट कर सकें कि हाँ देखो इस केस में ये सारे स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी यस। लेकिन कंक्लूजन अगर मुझे कहना है कि ये स्टेटमेंट कंक्लूजन है, तो फिर जितने भी केसेस होंगे उस सबके अंदर ट्रू होना चाहिए। क्लियर? ये सेकंड का आप खुद बना के देखो जरा, ऑल बोर्ड्स बीइंग पेपर, ऑल बोर्ड बीइंग पेपर, तो ऑल का कैसा बनता है, जिसको भी ऑल लिखते हैं वो अंदर चला जाता है छोटा, ऑल बोर्ड बीइंग पेपर, ये ऐसे दिमाग में आएगा हमारे अगर हम बनाएंगे तो, ऑल बोर्ड बीइंग पेपर। अब जरा स्टेटमेंट 1 को रीड करते हैं, सम पेपर्स आर बोर्ड, सम पेपर्स आर बोर्ड, ये फॉलो कर रहा है इसे? सम पेपर्स आर बोर्ड अगर मैं बनाऊंगा तो ये इसको फॉलो कर रहा है। नो बोर्ड इज अ कार्ड, इस कार्ड को हम अलग कर देते हैं, तो बोर्ड से ये अलग हो गया, यानी ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटीज थी इस केस में। यानी ऑप्शन में अगर कहीं गिवन होगा कि बोथ 1 and 2 आर पॉसिबिलिटी, तो हमारा वही आंसर है, 1 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है। क्लियर? तो ये था हमारा सिलोजिज्म का कुछ बेसिक पार्ट, जिसमें हमने क्वेश्चन करे, उससे पहले ये कंक्लूजन एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेना। कंक्लूजन क्या होता है, याद रखने वाली चीज है, कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी अगर दे रखा है, कंक्लूजन ऑलवेज ट्रू होगा सारे केसेस में, पॉसिबिलिटी अगर एक केस में भी ट्रू है तो हम कह देते हैं यस पॉसिबल है। कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट पे हमें ध्यान रखना होता है, अगर ऑप्शन में आइदर के केस में दे रखा है, आइदर 1 और 2 इज ट्रू, आइदर 2 और 3 इज ट्रू, तो हमें चेक करना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं जब एक फॉल्स हो तो दूसरा हमेशा ट्रू होना चाहिए, और अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होना चाहिए, मतलब दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों में से एक ट्रू होना जरूरी है। ये हमारा स्टेटमेंट से कंक्लूजन आए थे कि ऑल एज आर बीज है तो उसका होगा सम बीज आर ए, नो एज बी का है नो बी इज ए, सम एज आर बीज का है सम बीज आर एज, सम एज आर नॉट बीज का है नो डेफिनेट कंक्लूजन। ये 4 टाइप के स्टेटमेंट थे, उनके डिफरेंट वेन डायग्राम्स थे, और इसमें सबसे जो पहले हम बनाते हैं वो हमेशा क्या होता है, बेसिक डायग्राम,
जिसके अंदर मिनिमम ओवरलैपिंग हो। ये क्वांटिफायर्स, टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, और नो वन एवरी, ऑल एवरी, नो नन क्या होते हैं? यूनिवर्सल, सबके लिए होते हैं। सम फ्यू क्या होता है? कुछ के लिए होते हैं। लेकिन सम को हम याद रखना एटलीस्ट वन से लेके ऑल के लिए भी हम कर सकते हैं। तो कंक्लूजन हम निकालते हैं, दो मेथड होते हैं, हमने एक ही डिस्कस किया है, इतना काफी है ग्रेजुएशन एंट्रेंस के लिए। तो बाकी जो हायर होती है उसमें फिर हम ये दूसरा मेथड जो पढ़ते हैं, इनकम एक्सपेंस, आई मेथड। तो ये हमारे सिलॉजिज्म में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कि कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं कि उसके बाद ये पूछा होता है कि इनमें से क्या एक्शन लेना चाहिए, या फिर कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं कि उसमें से कि इसमें से क्या एजम्पशन है। तो उस टाइप के ग्रेजुएशन में ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, तो वो कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है? अच्छी क्लास एंड करें फिर। ठीक है, फिर क्लास के एंड।